हेलो नमस्कार साथियों। आज हम इस क्लास में केंद्रीय स्थल सिद्धांत को पढ़ेंगे जिसे क्रिस्टालन ने दिया था 1933 ईस्वी में। तो इसको हम आप बड़े आसानी तरीके से समझेंगे। ये वीडियो मेरी 15 मिनट की लगभग होगी। इसमें सारे के फैक्ट यूजीसी के अकॉर्डिंग सभी को हम देखेंगे पूरे पीडीएफ के माध्यम से। एक भी सिंगल जानकारी छूटेगी नहीं इस थ्योरी को पढ़ने के बाद में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम। इसमें हम पढ़ेंगे केंद्रीय स्थल सिद्धांत, सेंट्रल प्लेस थ्योरी और यूजीसी नेट ज्योग्राफी का ये टॉपिक है। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे, हम पूरी व्याख्या करेंगे। इम्पॉर्टेंट फैक्ट में जो क्रिस्टालर के बारे में बताएंगे, आधार, थ्रेशोल्ड और रेंज जो है इनके जो मुख्य की फैक्ट हैं इस थ्योरी के। सेवा प्रदान करने वाले क्षेत्र के बारे में हम करेंगे केंद्रीय स्थल सिद्धांत। केंद्रीय स्थल को पढ़ेंगे, सेंट्रल प्लेस को, और षटभुज हेक्सागोनल पैटर्न को पढ़ेंगे। और इसमें और भी हैं बहुत सारे की फैक्ट में, जैसे हो गया यहाँ पर थ्रेशोल्ड किसे कहते हैं, परास किसे कहते हैं, इसको पढ़ेंगे। और जो K3 जो क्रिस्टालर के सिद्धांत में K का वैल्यू दिया गया है उसको हम देखेंगे, जिसे मार्केट प्रिंसिपल, ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। पहले आपको पता होगा, पहले कोई भी टॉपिक को हम पढ़ते हैं तो उससे पहले हम उसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो आसानी से समझेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे। ठीक है, रट्टा मारने से कोई मतलब नहीं है। तो वही बात है, इसमें अवधारणाएं, केंद्रीय स्थल जो भी है मैं इमेज के माध्यम से भी आपको बताऊंगा। मैं एक एक टॉपिक को लिख कर बताऊंगा। देहरी न्यूनतम ग्राहक क्षेत्र, जितने भी आपके डाउट होंगे इसको देखने के बाद में आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसको हम पहले पढ़ लेते हैं। इसकी थ्योरी को आसान भाषा में पढ़ेंगे। पूरी वीडियो देखना, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें पहला टॉपिक हमको ये देखना है कि केंद्रीय स्थल आपने कई बार सुना होगा, तो ये है क्या। ठीक है, तो हम चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसे। केंद्रीय स्थल सिद्धांत, सेंट्रल प्लेस थ्योरी। ठीक है, और इस केंद्रीय स्थल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नगरों के संदर्भ में 1931 ईस्वी में मार्क जेफरसन ने किया था। यानी इसका जो शुभारंभ है वो मार्क जेफरसन ने 1931 ईस्वी में ही कर दिया था। लेकिन इसे सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित करने का जो श्रेय है वो जर्मन के अर्थशास्त्री वाल्टर क्रिस्टालर ने 1933 में इस सिद्धांत को दिया था। तो इसलिए केंद्रीय स्थल सिद्धांत के जो जनक माने जाते हैं वो वाल्टर क्रिस्टालर महोदय माने जाते हैं, जबकि इसका शुभारंभ जो कर दिया था वो मार्क जेफरसन ने कर दिया था। जो प्राइमेट सिटी इनकी एक बुक का नाम है, प्रधान नगर। तो केंद्रीय स्थल ऐसे केंद्र या अधिवास होते हैं। यानी केंद्रीय स्थल को समझिए, कोई मार्केट है उसके जो बीचों बीच, जैसे अभी यहाँ पर कोई मार्केट है, यहाँ पर कोई मार्केट है और उसके बीच में जो केंद्र है वो अपने आसपास के क्षेत्रों को कितनी सेवाएं और सुविधा सेवाएं और उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है, यही केंद्रीय स्थल सिद्धांत है। और इसको इन्होंने, जो हमारे क्रिस्टालर महोदय हैं, उन्होंने बताया कि एक बाज़ार का संरचना कैसे होता है और वो कैसे लोगों के पास वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो ये थ्योरी में यही कहा गया है। और इनकी जो थ्योरी का मुख्य आधार था वो जर्मनी के सदर्न जर्मनी का इन्होंने अध्ययन किया था, उसी के आधार पर किया था। इनके सिद्धांत की कई सारी अजम्पशन हैं, यानी मान्यताएं हैं, कई सारी इनके विरोध भी हैं, तो हम देखेंगे। तो केंद्रीय स्थल आपको समझ में आ गया होगा क्या है। तो केंद्रीय स्थल ऐसे अधिवास होते हैं, अधिवास यानी जहाँ लोगों का निवास होता है उसे अधिवास कहते हैं।
होते हैं वह उसे अधिवास कहते हैं। फिर उसके बाद में केंद्रीय स्थल ऐसे केंद्र या अधिवास होते हैं जो अपने चारों ओर भौगोलिक क्षेत्र, वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति करते हैं। जैसे मैंने बताया, केंद्र स्थल ऐसे अधिवास हैं। एक मार्केट है, वो जो अपने आसपास के चारों तरफ वस्तुओं एवं सेवाओं और उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो इसको क्रिस्टालर का केंद्रीय स्थल सिद्धांत हम देखते हैं। केंद्रीय स्थल के बारे में हमने देख लिया केंद्रीय स्थल क्या है। अब हम क्रिस्टालर के केंद्रीय स्थल को पढ़ेंगे जो क्रिस्टालर महोदय ने कहा था। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, केंद्रीय स्थल सिद्धांत बस्तियों की संख्या, स्थानिक व्यवस्था, उनके आकार को समझने का एक प्रयास है। यानी जो केंद्रीय स्थल सिद्धांत है, बस्ती उसे कहते हैं जहाँ लोगों के बसाव होते हैं, उनकी कैसी संरचना, उनकी बनावट कैसी है, उनके आकार कैसे हैं, तो उसको इन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो इनका यहाँ पर देखिए, केंद्रीय स्थल सिद्धांत बस्तियों की संख्या, स्थान, व्यवस्था और उनके आकार को समझाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस सिद्धांत को मूल रूप से 1933 ईस्वी में जर्मनी भूगोलवेत्ता वाल्टर क्रिस्टालर द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिन्होंने दक्षिण जर्मनी, जिसे मैंने बताया था सदर्न जर्मनी के बस्तियों को उनका प्रतिरूप का अध्ययन किया था। जैसे सदर्न जर्मनी, अभी मैं मैप बनाऊँ यहाँ पर सदर्न जर्मनी को, तो जैसे ये हमारा अफ्रीका हो गया, ठीक है, अफ्रीका हो गया, इधर यूरोप है, तो इधर जर्मनी है। तो उन्होंने दक्षिणी जर्मनी का अध्ययन करके उनके अधिवास के रूपों को देखा और केंद्रीय स्थल सिद्धांत को दिया। तो इसमें दक्षिणी जर्मनी के बस्तियों के प्रतिरूपों यानी पैटर्न का अध्ययन किया। दक्षिणी जर्मनी के समतल परिदृश्य में क्रिस्टालर ने देखा कि एक निश्चित आकार के शहर या कस्बा लगभग समदूरस्थ होते हैं। उन्होंने बताया कि एक निश्चित आकार के शहर या कस्बे, टाउन या सिटी लगभग समदूरस्थ यानी समान दूरी पर होते हैं। जो कस्बे और जो शहर होते हैं एक समान दूरी पर होते हैं। अभी इसके विरोध में लोस का मॉडल आएगा, वो बताते हैं, इनके विरोध में कहते हैं, इनकी सिद्धांत की कमियों को बताते हैं। तो निश्चित आकार के शहर कस्बे लगभग समदूरस्थ होते हैं। इन्होंने माना है, जो अपना केंद्रीय स्थल सिद्धांत दिया है, वो मानते हैं कि जो क्षेत्र है समतल है, समान दूरी पर है, समान परिवहन लगता है। इसे आगे हम देखेंगे। तो ये निश्चित आकार शहर कस्बे लगभग समदूरस्थ हैं। पृष्ठ प्रदेश यानी हिंटरलैंड के आकार, बस्ती संरचना, कार्यों की जांच और उन्हें परिभाषित करते हुए उन्होंने पाया कि गणितीय आकृतियों का उपयोग करके बस्ती अवस्थिति के रूप में प्रतिरूप का मॉडल बनाना संभव है। तो ये उनका अध्ययन जर्मनी के अध्ययन करते हैं। अब इनकी क्या क्या मान्यताएं थी इसमें सेंट्रल प्लेस थ्योरी में। क्रिस्टालर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन कई तरह की मान्यताओं का सहारा लिया। इसमें समस्थानिक सभी स्थल समान सतह पर हैं और समान रूप से वितरित जनसंख्या, एक समान रूप से वितरित जनसंख्या यानी जनसंख्या घनत्व एक समान है, जबकि वर्तमान युग में ऐसा नहीं देखा जाता है। कोई भी सतह समतल और सपाट नहीं है। आप लोग भी जानते हो कि पर्वत, पठार, मैदान, कई सारे भौतिक फीचर पाए जाते हैं। तो ये केवल अपने सिद्धांत में मानते हैं। अब उस समय के लिए इनके लिए सही लगा होगा, तो ये सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित कर दिया। समान रूप से वितरित संसाधन, जैसे समान रूप से वितरित संसाधन नहीं है, कहीं पर कोयला ज़्यादा है, कहीं पर कोयला नहीं है, कहीं पर पेट्रोल है, कहीं पर डीजल है, तो कहीं पर जैसे सोने की खदानें हैं, तो एक समान कहीं पर नहीं है। तो संसाधन भी एक समान नहीं है, लेकिन ये मानते हैं सभी उपभोक्ताओं को समान क्रय शक्ति और उपभोक्ताओं को निकटतम बाजार का संरक्षण करेगी। तो ये बताते हैं अपने सिद्धांत में उपभोक्ता जो वस्तुओं का उपभोग करते हैं उन्हें उपभोक्ता कहते हैं।
समान क्रय शक्ति यानी कार्य करने की समान शक्ति सभी में नहीं होती है और निकटतम बाज़ार का संरक्षण करेगी, यानी वो बताते हैं कि जो निकटतम बाज़ार होगा वहीं से लोग अपनी वस्तुओं को अधिक खरीदेंगे ज़्यादातर। लेकिन ऐसा नहीं है, वर्तमान युग में क्वालिटी और ब्रांड के प्रभाव से लोग निकट मार्केट में नहीं, जैसे कोई मॉल है, अगर आपने देखा होगा, अगर आप किसी ज़िले में रह रहे हैं तो आप लखनऊ अच्छे ब्रांड और क्वालिटी के लिए जाएंगे कपड़े लेने, ना कि यहाँ पर कर लेंगे अपने शहर के या अपने किसी चौराहे पर कोई भी वस्तु मिलती है तो परचेज आप करेंगे। क्वालिटी और वैल्यू भी देखी जाती है उसकी। परिवहन लागत सभी दिशाओं में समान होता है। ये बताते हैं परिवहन जो लागत होता है यानी ट्रांसपोर्ट कास्ट यानी किराया जो होता है सभी क्षेत्रों में समान होता है। ये बताते हैं किसी भी माध्यम से आप जाओगे, ट्रेन, बस, रेलवे, किसी से भी आप जाओगे, समान परिवहन यानी भाड़ा समान पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, आप लोग भी जानते हो। परिवहन लागत सभी दिशाओं में समान होता है और दूरी के लिए अनुपातिक होता है, यानी दूरी के अनुपात में किराया बढ़ता है। कोई अतिरिक्त लाभ नहीं है, पूर्ण प्रतियोगिता है। इन्होंने बताया कि इसके जो है केंद्रीय स्थल मॉडल में बताते हैं हर जगह कंपटीशन है और पूर्ण प्रतियोगिता है, कहीं पर भी लाभ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं है। इनकी अजम्पशन्स थी, इनकी मान्यताएं थीं। अब इनके हम सिद्धांत के विवरण को देखेंगे बिना देरी करते हुए, अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो इसमें मैंने कई बार रिपीट किया है इसको, तो ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। अब इनके जो मूल विवरण हैं इनके सिद्धांत के, तो इनको हम देखते हैं। सिद्धांत का विवरण क्या है? सिद्धांत को दो मूल बिंदु हैं। इनके सिद्धांत के दो मूल बिंदु हैं, जिसे देहरी यानी थ्रेशोल्ड कहा जाता है। थ्रेशोल्ड किसे कहते हैं? न्यूनतम आबादी जो कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं को प्रावधान को लाने के लिए आवश्यक, यानी इनमें एक केंद्र है, एक कोई शहर है, तो उसका एक छोटा सा न्यूनतम आबादी वाला क्षेत्र जो उसके कम से कम जनसंख्याओं का भरण पोषण करता है। तो यही जो देहरी है, थ्रेशोल्ड है क्रिस्टालर का। अब दूसरा है वस्तुओं एवं सेवाओं का परास, रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी वस्तुओं के जो दूरी होता है खरीदने का, आने जाने का, तो उसके बारे में बताए हैं। तो इसको देखते हैं। वस्तु एवं सेवाओं के परास को केंद्रीय स्थल के चतुर्थक सहायक क्षेत्र को व्यक्त करता है, यानी जो ये वाला क्षेत्र है, ये वस्तु एवं सेवाओं को परास केंद्र स्थल के चतुर्थक यानी चारों तरफ सहायक क्षेत्रों को व्यक्त करता है। ये अपने चारों तरफ जो इससे सटे हुए हैं, जो इसके प्रभाव में हैं, उनको ये सेवाएं पहुंचाने का कार्य करता है। जो आंतरिक भाग आप देख रहे हैं, यह है थ्रेशोल्ड, जो न्यूनतम लोगों के आवश्यकताओं का भरण पोषण करता है। और ये जो बाहर का दिख रहा है, इसे रेंज यानी परास कहा गया है। तो इसमें उपयुक्त दोनों उदाहरणों द्वारा वस्तु एवं सेवाओं की निचली ऊपरी सीमाओं को ज्ञात किया जा सकता है, और ऊपर से निचली सीमा के साथ यह भी देखना संभव है कि केंद्रीय स्थल एक काल्पनिक क्षेत्र इमेजिनरी एरिया कैसे व्यवस्थित किया गया है। तो इसको हम देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सैद्धांतिक रूप से वस्तु एवं परास की ऊपरी सीमा वस्तु के विक्रय को अधिकतम संभावित त्रिज्या होती है। इस सीमा के बाहर वस्तु का मूल्य इतना अधिक हो जाता है, यानी जो थ्रेशोल्ड है उसके बाहर का जो एरिया होता है, वस्तु का मूल्य इतना अधिक हो जाता है कि वस्तु की मांग ही समाप्त हो जाती है। जब महंगा हो जाएगा तो लोग कम उसे खरीदेंगे। तो ये कहा गया है जो परास की चीज़ें हैं, परास के एरिया में, क्योंकि इस सीमा के बाहर उपभोक्ता अपेक्षाकृत समीप के अन्य केंद्रों से उत्पादित वस्तुओं का क्रय कर लेता है। इसी के माध्यम से क्रिस्टालन ने बताया। यहाँ पर देखिए, कोई ये क्षेत्र है और कोई ये क्षेत्र है। तो इसमें यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर कुछ लोग रह रहे हैं, तो ये अपने आसपास के चीज़ों को ही खरीद लेंगे, और यहाँ पर दूर क्यों जाएंगे? तो पैसे के कमी के कारण या कोई भी और प्रभाव, समय के बचत के कारण ही अपने आसपास की चीज़ों को खरीद लेते हैं जो इसके क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ पर मार्केट है, यहाँ पर ये सब मार्केट एरिया है। और जो
वैल्यू ब्रांड के लिए इच्छुक होंगे वो दूर वाले क्षेत्र में जाकर अपने सामान को भी खरीदेंगे। अब हायरार्की 3 टाइप के हायरार्की इन्होंने बताया है क्रिस्टालर महोदय ने। पदानुक्रम जिसे कहा जाता है, केंद्रीय स्थल का पदानुक्रम जो है, केंद्रीय स्थल का पदानुक्रम क्रिस्टालर केंद्रीय स्थल के विभिन्न स्तरों एवं श्रेणियों को समाहित करने के लिए एक सैद्धांतिक योजना का विकास किया है और केंद्र स्थल, उनके सहायक क्षेत्रों, केंद्र कार्यों और आदि का पदानुक्रम निर्धारण किया है। अभी इनका कहना है क्रिस्टालर एक पदानुक्रम देते हैं हायरार्की, जैसे इन्होंने ऐसे बताया 3 बताया है और यहाँ पर अभी हम लिखेंगे K3, K4 और K7, ऐसे इन्होंने 3 हायरार्की बताई है। उनको देखते हैं K3 किसे इंडिकेट करता है, K4 किसे इंडिकेट करता है और K7 किसे इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर इनका कहाँ तक हो गया था, इनके सहायक केंद्रों, ये भाई थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होता है वो थोड़ा सा बोरिंग ही रहेगा क्योंकि इसी में से घुमाकर क्वेश्चन पूछते हैं। यह आप समझिए हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको हल्के में नहीं लेना है। 2 या 3 क्वेश्चन इस यूनिट से आ जाते हैं जो अधिवास पैटर्न है। अब इसमें इनके अनुसार सबसे निचले स्तर में केंद्रीय स्थल कुछ ही कार्य संपन्न होते हैं जिनकी संख्या बहुत कम और आकार में अत्यंत लघु होते हैं। ऐसे केंद्र स्थल के सहायक क्षेत्र और जनसंख्या के आकार भी लघु होते हैं। इसमें उच्च श्रेणी के केंद्रीय स्थल उन समस्त कार्यों को करता है जिन्हें निचली श्रेणी के केंद्रीय स्थल कार्यों के साथ करते हैं। केंद्रीय स्थल करते हैं, साथ ही कुछ अतिरिक्त कार्यों को भी करता है जो निचली श्रेणी के केंद्र स्थल पर संभव नहीं हो सकता है, यानी संभव नहीं हो पाता है जो निचली श्रेणी के जो केंद्र स्थल हैं। इस प्रकार उच्चतम श्रेणी के केंद्रीय स्थल पर अपेक्षाकृत अधिक दूरी से अधिक संख्याओं में लोग वस्तुओं एवं सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आते हैं। क्रिस्टालर ने केंद्रीय स्थलों की जनसंख्या, उनके बीच पारस्परिक दूरी और उनके सहायक क्षेत्रों की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की गणना षटकोणीय सिद्धांत के अनुसार की है। उन्होंने दक्षिण जर्मनी के केंद्र स्थल को आरोही क्रम में इस प्रकार किया है। लघुत्तम से बृहत्तम की ओर 7 श्रेणियों का वर्गीकरण किया है। केंद्र स्थल में व्यवस्थित 3 K3 का वैल्यू अब K3 का वैल्यू जो है वो K3 का केंद्रीय स्थल में की व्यवस्थाओं में 3 सिद्धांत हैं। क्रिस्टालर ने केंद्रीय स्थल, 1 मिनट रुकिए आप, मैं यहाँ पर करता हूँ। अलग अलग व्यवस्थाओं को इन्होंने इंडिकेट किया है, जैसे विपणन मार्केट प्रिंसिपल इन्होंने दिया है, मार्केटिंग प्रिंसिपल, जिसे K3 से इन्होंने इंडिकेट किया है मार्केट प्रिंसिपल को। K3 ये पूछ लेता है एग्जाम में, K3 किसे इंडिकेट करता है क्रिस्टालर के सेंट्रल प्लेस थ्योरी में, तो K3 जो है वो मार्केट प्रिंसिपल को करता है। K3 का वैल्यू, K का वैल्यू जो होता है ये बताते हैं, एक कोई जैसे यहाँ पर देखिए कोई बड़ा एक केंद्र है, वो अपने से, यानी एक बड़ा केंद्र है वो अपने पास के किसी भी क्षेत्र के 3 गुना सेवाएं प्रदान करता है, तो यही K3 का वैल्यू है। अभी मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। और यातायात का सिद्धांत है, सॉरी यहाँ पर हो गया, 1 मिनट। यातायात का जो सिद्धांत यहाँ पर बताए हैं, ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल, जिसे K4 से इंडिकेट किया गया है, इसमें K4 से ये बताते हैं कि जो मेन सेंट्रल होगा वो अपने आसपास के 4 गुना क्षेत्रों को अधिक सेवाएं प्रदान करेगा। और प्रशासनिक, यानी कोई भी केंद्रीय स्थल है वो अपने आसपास के केंद्रों के जो क्या नाम है प्रशासनिक इकाई हैं उनको हैंडल करेगा, तो ये बताते हैं इसमें। अब विपणन में हम देखते हैं, विपणन इस नियम के अनुसार केंद्र स्थल एक पूरक क्षेत्र अपने समीपवर्ती
प्रत्येक यानी केंद्र स्थल कोई है तो अपने समीपवर्ती जो क्षेत्र हैं पूरक यानी उनके जो समान हैं केंद्र स्थल 1/3 भाग का अतिक्रमण करता है, यानी 1/3 भाग का वो अपना सेवा प्रदान करता है, जिससे बाजार नियम के आधार पर एक बहुत बृहद षट्भुज प्राप्त होता है। इनका जो शेप था केंद्रीय स्थल का वो षट्भुज था। षट्भुज की शेप इसमें होगी या नहीं होगी ये तो नहीं पता है, होगी या नहीं होगी। जैसे मैं बताता हूँ ऐसे यहाँ पर ये ऐसे कुछ बनाते हैं, ऐसे इनका सिद्धांत ऐसे है, फिर ऐसे है, ऐसे है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और यहाँ पर 7 हो गया। तो ऐसे षट्भुज हेक्सागोनल बताते हैं इसकी आकृति जो होती है। अब षट्भुज प्राप्त होता क्रिस्टालन ऐसे चर के यानी वैल्यू 4 के द्वारा दर्शाया है। यदि केंद्र स्थल के तिरी का पूरक ये है तो केंद्रीय स्थल समीपवर्ती स्थलों के पूरक 1/3 भाग का अधिग्रहण करता है। तो केंद्र स्थल पदानुक्रम का वास्तविक पूरक होता है के प्लस ये के मान आप ऐसे समझिए कि तिरी का वैल्यू जो है यहाँ पर आपको दिखेगा। अब इसमें विपणन का हो गया था, अब इसमें देखते हैं कौन सा बचा हुआ है। ये यातायात ट्रांसपोर्ट का कहाँ गया भाई, ट्रांसपोर्ट का छूट गया लग रहा है। ट्रांसपोर्ट में यही करते हैं, यही बताते हैं। ट्रांसपोर्ट को मैं ऐसे बता देता हूँ यहाँ पर ट्रांसपोर्ट या इधर है, ट्रांसपोर्ट इधर आ गया, वो अलग हो गया था, ये मैं दिखाता हूँ। यातायात यानी ट्रांसपोर्ट। क्रिस्टालन ने बताया कि विपणन सिद्धांत यानी मार्केट प्रिंसिपल पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों को जोड़ने के संदर्भ में एक अजीब व्यवस्था है। एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में क्रिस्टालन ने सुझाव दिया कि केंद्र स्थलों को यातायात सिद्धांतों के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि परिवहन सिद्धांत कहता है कि केंद्रीय स्थल के वितरण सबसे अनुकूल तब होगा जब 2 महत्वपूर्ण कस्बों के बीच यातायात मार्ग यथासंभव महत्वपूर्ण स्थान होंगे। मार्ग सीधा होना चाहिए, यथासंभव सस्ता स्थापित किया जाना चाहिए। अधिक महत्वपूर्ण स्थानों को एक तरफ से जोड़ा जा सकता है। परिवहन के सिद्धांत के केंद्रीय स्थल सिद्धांत को यातायात मार्गों पर स्थित होना चाहिए। केंद्रीय बिंदु बाहर की ओर निकलते हैं, जबकि केंद्रीय स्थल के यातायात सिद्धांतों के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। तो निचले क्रम के केंद्र के कोने के बजाय षट्भुज प्रत्येक पार्श्व के माध्यम से बिंदु पर स्थित होते हैं। इस प्रकार यातायात सिद्धांत K4 की व्यवस्था आयोजित एक पदानुक्रम का निर्माण करती है, जिसमें K4 के अनुसार केंद्रीय स्थल निहित होता है और इसमें निम्नलिखित तालिका में ऐसे बताया गया है। आप इसको देख लीजिएगा, वरना वीडियो तो थोड़ी बहुत लंबी होने वाली है। 23 मिनट हो गए हैं। ओके, मैं देखता हूँ इधर पर प्रशासनिक इकाई है जो ये बताता है कोई केंद्र स्थल अगर है, कोई बड़ा शहर है तो अपने से 7 गुना प्रभाव डालेगा अन्य छोटे क्षेत्रों पर। यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ एक बार। क्रिस्टालन अन्य सुझाया गया आयोजन इस सिद्धांत की अनुभूति के आधार पर था। राजनीतिक प्रशासनिक दृष्टिकोण से केंद्र स्थल के लिए साझा होने के लिए वास्तविक कार्यात्मक इकाइयों के माध्यम से काटने वाले नियंत्रण को कोई भी पैटर्न संभावित समस्याग्रस्त। क्रिस्टालन ने सुझाव दिया कि व्यवस्था जिसमें निश्चित क्रम के केंद्र की पूरी तरह उच्च क्रम के केंद्र के षट्भुज के साथ ऐसी समस्या को दूर करेगी। ऐसा पैटर्न निम्नलिखित में दिखाया गया है। तो ये मॉडल जो है वो षटकोणीय है, ये क्रिस्टालन का है हेक्सागोनल। यहाँ पर आप देखिएगा तो ये था। अब इसके मैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट को बताता हूँ। यहाँ पर क्या क्या इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में आप देखोगे थ्रेशोल्ड और रेंज को मैंने बताया, सेवा प्रदान करने वाले क्षेत्र केंद्रीय स्थल को बताया, षट्भुज पैटर्न आधार बताया।
थ्रेशोल्ड किसी सेवा के लिए न्यूनतम जनसंख्या की आवश्यकता जो होती है वो थ्रेशोल्ड कहा गया है। और रेंज किसे कहा गया है? लोग अधिकतम दूरी तक आने को तैयार हैं, इसे रेंज कहा गया है। सेंट्रल प्लेस, ये जो बीच वाला दिख रहा है इसे सेंट्रल प्लेस कहते हैं। और इसके आस पास वाले क्षेत्र हैं जो इसके सहायक केंद्र हैं, यानी सहायक क्षेत्र हैं। अब इसके मार्केट प्रिंसिपल को K3 से डिनोट किया गया है, ट्रांसपोर्ट को K4 से, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल को K7 से, ठीक है। और इसमें भी महत्वपूर्ण मैंने बताया था K3, K4 और K7। और मुख्य अवधारणाएं हैं केंद्रीय स्थल, देरी, न्यूनतम ग्राहक आएंगे, प्रयास अधिकतम दूरी के लिए होता है, वस्तुएं, लो ऑर्डर रोज़मर्रा की चीज़ें, हाई ऑर्डर महंगी चीज़ें जो हैं, इन सभी को मैंने वहाँ पर बताया है। क्रिस्टालर के जो आकृति है तो ये हेक्सागोनल है, षटभुज है। क्रमबद्धता, बड़े शहर, छोटे शहर, फिर गांव। मान्यताएं जो हैं, भूमि समान जनसंख्या, समान क्रय शक्ति एवं परिवहन, उपयोगिता, बस्ती एवं वितरण, ये सभी को आप देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। मैं अब एंड करता हूँ, काफ़ी 30-20 मिनट की वीडियो हो गई होगी। आपका अगर इसका नोट्स वगैरह जो भी चाहिएगा तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको नोट्स दे दूँगा बिल्कुल फ्री में। और मैं ऐसे ऐसे कई सारे थ्योरियों को मैंने अपने यूट्यूब पर अपलोड किया है। ये जो क्या नाम है, ये जो प्रिंसिपल है यानी सिद्धांत है वो थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं। तो आपको यह क्लास कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा सा मेरा प्रयास कैसा लगा आप बताइएगा। चलिए, आप सभी का वीडियो देखने के लिए, इस क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। ओके, बाय, सी यू।